ठीक है, चलिए। तो यानी इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर लगभग आप 80% क्वेश्चन देखेंगे वो हैं सारे स्टेटमेंट बेस्ड। यहाँ पर इसको हमने इस वजह से रखा है क्योंकि आप लोगों के मन में एक डर होता है, जब कभी भी एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन दिख जाएं तो काफ़ी सारे लोग उसको जानबूझकर छोड़ देते हैं कि यार पता नहीं इतना कठिन क्वेश्चन आ गया, पढ़ते नहीं हैं, पहले से जान लेते हैं कि कठिन है। इसीलिए हमारे 80% क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग उसको स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीज़ें सीखने को भी मिल जाए और वो सारे पॉइंट आपको आसान भी लगने लगे, क्योंकि ये डर जो है खत्म होना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट हैं। पहला क्या है, यह कार्यक्रम जो है 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 के मध्य में आयोजित किया गया है। कहां पर? वाराणसी में। दूसरा है, इसका जो आयोजन है वो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया गया, यानी भारत सरकार का एक मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, इसकी इस समय जो संस्कृति मंत्रालय जो संभाल रही है उनका नाम क्या है? मीनाक्षी लेखी। क्या नाम है? मीनाक्षी लेखी। ठीक है, तो इसी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो आयोजन है ये तो आपका काशी में हो रहा है, क्योंकि काशी तमिल संगमम है। आयोजन कहां पर है? काशी में। यानी पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है संस्कृति मंत्रालय। देखिए, जितने भी यहां पर स्टेटमेंट में ये भी समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन अगर कोई दूसरा भी हो तब भी हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भारत में कोई भी महोत्सव आयोजित किया जाए, कोई भी सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है, उसके अलावा जैसे आप देखते हैं धार्मिक कोई महोत्सव आयोजित किया जाता है, या धार्मिक कोई एक प्रकार से आप कहते हैं नई योजनाएं चालू की गई हैं धार्मिक, जैसे आपने देखा एक ट्रेन चालू की गई थी, रामायण एक्सप्रेस। ठीक है, उसको पहल किया था संस्कृति मंत्रालय ने। तो इस तरह की चीजें जब भी हमारे देश में होती हैं तो ये सारे कार्यकर्ता कौन है? संस्कृत मंत्रालय। यानी कॉमन सी बात है कि क्वेश्चन कहीं भी आए, हमें आंसर यहां पर ये देख लेना है कि इसका शुरुआत जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है ना, वहां पर फिर याद करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या है काशी तमिल संगमम? ये आपका जो है काशी और तमिल, तमिल का मतलब एक आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा संगम। संगम, ये जो संगम है एक प्रकार से ये साहित्यिक परिचय है। संगम एक प्रकार से आपका जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है दक्षिण भारत का। कहां का? दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का जो प्राचीन इतिहास है, इसमें साहित्यों की जो रचना की गई है, काव्यों की जो रचना की गई है, उन सारी रचनाओं को इसी संगम में किया गया था। संगम का मतलब होता है सम्मेलन। क्या होता है? सम्मेलन। यानी दक्षिण भारत में लगभग 3 संगम हुए थे प्राचीन काल में, और 3 सम्मेलन, उसका मतलब क्या हो गया? 3 सम्मेलन। और इस सम्मेलन में जो है दक्षिण भारत के इतिहास को पिरोया गया है, लिखा गया है लोगों के द्वारा। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं ना, एक तो रामायण तुलसीदास की हो गई, ठीक है, उसके अलावा रामचरितमानस हो गई, लेकिन दक्षिण भारत यानी तमिल लैंग्वेज में भी रामायण को लिखा गया है। तो दक्षिण भारत के जो इतिहास को पूरा उसमें वर्णन किया गया है, वो किया गया था किसमें? संगम में। आप लोगों ने सुना होगा प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, है ना। तो इसी तमिल संगम और उत्तर भारत के इतिहास को जो है मिक्स करने के लिए, उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसका आयोजन किया गया है काशी तमिल संगमम का। ठीक है ना, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की आप कह सकते हैं या फिर पूरे विश्व की धार्मिक राजधानी कहते हैं काशी को। क्या कहते हैं? धार्मिक राजधानी कहते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी सिटी है कौन सी? काशी। अगर यहां पर हमने कहा दूसरी है तो इसका मतलब पहली कौन सा है? पहला कौन सा है? प्रयाग नहीं है, दुनिया की हमने बात की है। देखिए हमारे यहाँ देखिए जितने ज्यादातर इतिहास हैं ये सारे लिखे गए यूरोपियन के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन के द्वारा। तो यूरोपियन जो है वो क्या अपने आप को कभी पीछे कहेंगे क्या? कोई अपने आप को नहीं कहेगा। तो ये कहते हैं काशी जो है वो दूसरी है, हमारे हिसाब से वो दुनिया की सबसे पहली सिटी है, सबसे प्राचीन सिटी है। लेकिन यूरोपियन के अनुसार सबसे प्राचीन सिटी है यरूशलेम। कौन सी? यरूशलेम। यरूशलेम जानते हैं ना आप लोग? ये आपका ईसाइयों का धार्मिक स्थल है, मुस्लिमों का भी धार्मिक स्थल है, ठीक है ना, और ज्यूस यानी जो आपके एक प्रकार से पादरी वर्ग के लोग होते हैं उनका भी धार्मिक स्थल है। तो इन सभी का धार्मिक स्थल है यरूशलेम। ठीक है, इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम ही तो है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। तो ये इसको कहते हैं सबसे प्राचीन सिटी है।
और दूसरी सबसे प्राचीन सिटी कौन सी है? हमारी काशी है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे प्राचीन है, लेकिन यूरोपियन के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन सिटी है। उसके अलावा अगर हम काशी की बात करें, इसके करंट की पॉइंट की बात करें, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन से संबंधित इतिहास कि क्यों आयोजित किया जाता है। तो भारत में उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को समन्वित करने के लिए इसका आयोजन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम काशी की बात करें तो काशी जो है ये कहते किसको हैं? तो वाराणसी को। हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी। यहीं पर हमने आपको बताया था गंगा उत्सव। कौन सा? गंगा उत्सव कहां पर हुआ है? वाराणसी में। देव दीपावली, कौन सा? देव दीपावली या देव दिवाली जिसको कहते हैं, कहां मनाया गया है? वाराणसी मनाया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का कौन सा है? वाराणसी है। इसी वाराणसी में आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की गई है। कौन सा? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना कहां पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है इसका फिर से जीर्णोद्धार किया गया है, मोदी जी ने उद्घाटन किया था ना। तो ये सारे पॉइंट हैं काशी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। उसके अलावा आप देखेंगे जापान के द्वारा जो है यहां पर एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर किसने स्थापित किया है? जापान के द्वारा। ठीक है, जापान के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। कहां पर? तो वाराणसी में स्थापित किया गया है। ये काशी या वाराणसी जो हमारा है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो करंट से जुड़े हुए पॉइंट हैं वाराणसी से संबंधित। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट को। ठीक है, तो ये वाराणसी से संबंधित ये पॉइंट है। अगर और कोई डाउट हो वाराणसी से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको पता है कई सारे शासकों ने यहां पर आक्रमण किया था इतिहास में। जैसे औरंगजेब के बारे में हम लोग जानते हैं ना। औरंगजेब ने इसका काशी का नाम बदल के मोहम्मदाबाद रखा था। ठीक है, बाद में फिर से इसका नाम काशी हो गया था। ठीक है, उसके अलावा इसी काशी में एक मस्जिद इस समय चर्चा में है, नाम याद है? ज्ञानवापी मस्जिद। क्या नाम है? ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज्ञानवापी मस्जिद। क्यों नोट करना है? क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई जगह चर्चा में होती है तो वहां से ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये स्थल कहां पर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज्ञानवापी मस्जिद काफी चर्चा में भी इस समय है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो ये आपको याद होना चाहिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यह है आपका G20। आपको पता है G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? भारत, है ना। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया गया है। और इससे संबंधित निम्न कथन यानी आपके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन से इसमें सही है ये हमें बताना है। पहला क्या है? 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा है भारत की G20 की अध्यक्षता का जो विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली आवर फ्यूचर, इसका थीम रखा गया है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो कौन सा सही होगा? दोनों सही होगा, लेकिन यहां पर आपका जो स्टेटमेंट है पहला गलत है। हमने आपको यह बताया था कि 2023 में तो अध्यक्षता लेगा भारत, लेकिन भारत को जो अध्यक्षता है ये आपके दिसंबर में 1 दिसंबर 2022 को इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी जा चुकी है। यहां पर डेट क्या है आपका? 1 जनवरी 2023। ठीक है, जबकि भारत को अध्यक्षता कब मिली है? 1 दिसंबर 2022 को। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, केवल दूसरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं G20 अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो G20 हमारा क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है G20, जिसमें दुनिया के 20 संगठन शामिल हैं या 20 देश शामिल हैं। G20 की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से G7 का जो है सबऑर्डिनेट संगठन है। किसका? G7 का। G7 के दो संगठन हैं, FATF है और G20 है। ठीक है, जो G7 है यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इसमें 7 देश हैं जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। 7 देश कौन कौन से हैं? तो कनाडा है, अमेरिका है, उसके अलावा ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है,
इटली है और जापान। कितने देश हैं इसमें? 7 कंट्रीज, 7 देश हैं आपके G7 में। इसी G7 के द्वारा जो है 1999 में बनाया गया था G20, यानी ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। इसमें जो है 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है वैसे तो ये कहने के लिए खुद ही 27 देशों का समूह है। यूरोपियन यूनियन जो है कितने देश हैं इसमें? 27 कंट्रीज हैं, जिसकी स्थापना 1993 में किया गया था, 1993 में, और जिसकी कैपिटल एक प्रकार से राजधानी कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर इसको हम कहते हैं, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल है आपकी ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन भी एक संगठन के रूप में इसमें शामिल है, इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं G20। ठीक है, कौन कौन से देश शामिल हैं अगर इनकी हम बात करें तो मैप अगर आप लोगों ने देखा हो कभी, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ज्योग्राफी में आपको मैप दिखाया गया होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आपका छोटा सा यूरोप हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? अफ्रीका हो गया। ठीक है, ऐसा ही कुछ है वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा? एशिया, और यहां पर आपका छोटा सा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस मैप के माध्यम से अगर हम समझें तो ये हमारा है कनाडा, ये है अमेरिका, ये है मैक्सिको। ये 3 देश इसके सदस्य हैं, किसके? G20 के। उसके अलावा दक्षिण अगर अमेरिका में आए तो दक्षिण अमेरिका में यहां पर है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील भी इसका मेंबर है। उसके अलावा आपके यूरोप में अगर आए तो यूरोप में कौन है? तो यहां पर बाहर आपका ब्रिटेन है, उसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ठीक है, तुर्की है। यहां पर आपका जो है खाड़ी देशों में अगर आप देखेंगे तो आपका है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब इसमें शामिल है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर चाइना है, इंडिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया। क्या हुआ? सऊदी अरब। ठीक है, ये आपका सऊदी अरब है। यहां पर आपका जो साउथ अफ्रीका है ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये भी इसमें शामिल है। यानी ये सारे ऐसे देश हैं जो G20 कंट्रीज में आते हैं। इसमें आपका एक यूरोपियन यूनियन है, यानी 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और एक आपका जो FATF है, ये क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सुना है आप लोगों ने नाम? आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान को अभी ग्रे सूची में डाल दिया गया है, रेड लिस्ट में डाल दिया गया है ना? तो ये सारे काम जो करता है वो कौन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी दुनिया के देशों पर फाइनेंशियल यानी वित्तीय प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, इसकी भी स्थापना 1989 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहां पर? फैशन की नगरी में। पेरिस को क्या कहते हैं? फैशन की नगरी। यहीं पर आपका 2024 में होने वाला है ओलंपिक। 2024 का ओलंपिक कहां होगा? पेरिस में, सीन नदी के किनारे आपका है। ठीक है, तो ये 3 संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनमें से G20 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि टोटल कितने देश हैं, तो 19 + 1। इस G20 की अगर हम बात करें तो इसका जो 17वां सम्मेलन है अभी हाल ही में 2022 में आयोजित कहां पर हुआ था? बाली में। कहां पर? बाली। बाली कहां है? इंडोनेशिया में है। कहां पर? इंडोनेशिया में है बाली। ठीक है, तो 2022 में कहां हुआ? इंडोनेशिया में। 2000 इसके बाद जब है आपका 2023 में, अभी हमने आपको बताया 2023 में कहां होगा? इंडिया में होगा, नई दिल्ली में। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है आपका उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई थी। किसका? G20 शेरपा की बैठक की गई थी। ठीक है, और G20 में भारत के जो शेरपा बनाए गए हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत जो है शेरपा बनाए गए हैं और इसकी बैठक अभी हुई है कहां पर? उदयपुर में, राजस्थान में। ठीक है, उसके अलावा 2023 में तो आपका इंडिया हो गया। 2024 में कहां पर होगा? तो 2024 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? ब्राजील में। कहां होगा? ब्राजील में 2024 में। ये क्रम याद रखिएगा, ये भारत में जो आयोजित होगा ये 18वां है। ठीक है, और ये 2024 में जो होगा ये कौन सा है? 19वां होगा। ठीक है, इतने पॉइंट आप याद रखिएगा G20 से संबंधित। काफी इंपॉर्टेंट ये समिट्स हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ G20 की जो ये आप देख रहे हैं 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी जो पहली बैठक है ये 2008 में हुई थी, यानी 9 वर्षों तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना? पहली बैठक की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2008 में। तो ये पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, G20 से संबंधित सारे पॉइंट नोट कर लिए सारे लोग। ठीक है, यहां से देखिए जो इनके समिट्स हैं यहां से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसमें आपका जो G7 है, अभी हाल ही में G7 की अध्यक्षता भी जर्मनी ने किया था।
इसको हटा दें फिर बताते हैं। देखिए सारे पॉइंट नोट कर चुके हैं ना। मान लीजिए अगर हम G7 की बात करें, क्योंकि ये सारे समिट इंपॉर्टेंट है। G7, तो G7 जो आपका है, इसकी बैठक, इसकी अध्यक्षता जो G7 है, स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया 1975 में। इसकी अभी हाल ही में जो है 48वीं बैठक हुई थी। 48वीं कहां पर हुई थी? जर्मनी में। 49वीं बैठक जी जो आपके लगभग 2-3 समिट याद होना चाहिए, याद रखिएगा। 48 जो इसके 49वां बैठक है, इसका कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये होगा जापान में। और इसका जो 50वां बैठक है G7 का, ये कहां पर होगा? तो इटली में। ठीक है, ये 3 कम से कम आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहां पर चर्चा करें तो कई सारे अभी और सम्मेलन आपके हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अभी आपका जो है बिम्स्टेक समिट हुआ था। कौन सा? बिम्स्टेक, 7 देशों का एक समूह है। इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रीलंका के द्वारा की गई थी। किसने किया था? श्रीलंका। एक संगठन है आपका सार्क, आप लोगों ने सुना होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इस बार किसने किया था? तो पाकिस्तान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। एक आपका सम्मेलन हुआ था SCO, हमने कल बताया भी था आप लोगों को, है ना, समरकंद में हुआ था। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? कहां पर? समरकंद में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट हैं। एक आपका है कॉप मतलब होता है एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यानी दुनिया में जो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है इस समय, उनको नियंत्रित करने के लिए एक सम्मेलन होता है, इसको हम कहते हैं कॉप। ये COP27 है, यानी 27वां समिट है, और इसका आयोजन हुआ था शर्म अल शेख में। कहां पर? शर्म अल शेख। ये आपका है मिस्र में। कहां पर है? मिस्र में। इसका आयोजन किया गया था शर्म अल शेख में। और इसी कॉप का जो 28वां समिट है, ये आयोजन किया जाएगा अबू धाबी में। कहां पर होगा? यानी अगला जो समिट है 2023 में अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। समझ में आया G20 क्या होता है, G7 क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि से संबंधित है। ठीक है, 17वां प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। 3 स्टेटमेंट आपके यहां पर हैं। पहला है 4 नवंबर 2022 को किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, इनको जो है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि बनाया गया है। दूसरा है इसका जो आयोजन है 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य में कहां पर होगा? इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। की पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है, नाम है जेनेटा मैस्करेन हाउस, ये युवा प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि होंगी। तो 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं यहां पर। विदेश मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आपको पता है जब भी कोई कार्य इंटरनेशनल लेवल पर, विदेश स्तर पर अगर उसको मैनेज किया जाता है तो उसका कार्य जो है कौन करता है? विदेश मंत्रालय करता है, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। और इस समय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट हमारे हैं, और यहां पर जो जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? बिल्कुल सही दिए गए हैं। यहां पर एक पॉइंट आप भी ये भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो ज्यादातर जो पॉइंट होते हैं वहां पर वो क्या होते हैं? सही होते हैं। 80% चांसेस होते हैं कि सारे स्टेटमेंट आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। यानी अगर आप कभी भी मूड बना लें तुक्का लगाने का, ठीक है, तो तुक्का लगाने में स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर सही होते हैं, क्योंकि वो आपके नॉलेज को जानने के लिए स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, फैक्ट को नहीं, क्योंकि जब फैक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आंसर आपको देना होता है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं नॉलेज बेस्ड होते हैं, और इसीलिए इनमें ज्यादातर स्टेटमेंट क्या होते हैं? हमेशा सही होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है यहां पर आपका? तीसरा। तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। आखिर ये है क्या? क्यों, कोई बता सकता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है? किस लिए? कौन आता है वापस? गांधी जी वापस आते हैं। चलिए आइए देखते हैं गांधी जी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, यानी इसका जो संबंध है वो किससे है? महात्मा गांधी से है। किससे है? महात्मा गांधी से इसका संबंध है। आगे जगह है या नहीं इसमें बता देते हैं। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी की अगर हम बात करें थोड़ा सा, क्योंकि हमने आपको बताया था ये करंट जो होता है वो करंट नहीं होता है। क्या होता है? सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब
इतिहास भी यही है, भूगोल भी यही है, इकोनॉमी भी यही है, पॉलिटी भी यही है। तो महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कहां हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है। गांधी जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1893 में जो है ये गए थे कहां, साउथ अफ्रीका, एक केस लड़ने के लिए। ठीक है। कब गए थे, तो 1893 में एक केस लड़ने के लिए कहां गए, साउथ अफ्रीका गए। उसके बाद साउथ अफ्रीका से जो है 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या आए, भारत वापस आए। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। और इसी जिस दिन वो भारत वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से जब भारत वापस आए थे, तो इसी को हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। किस रूप में, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। अब महात्मा गांधी के अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो इतिहास में आपको पता है महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो ऐसे ही तो कोई कह नहीं देगा किसी को अपने पापा, है ना। तो कुछ ना कुछ काम किया होगा इन्होंने देश के लिए, तभी तो राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो 1915 में जब ये भारत वापस आए तो सबसे पहले 2 साल इन्होंने पूरे भारत में घूमकर देखा कि भारत की स्थिति कैसी है, यानी उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या सुधार लाया जा सकता है। उसके बाद जो है एक समिट 1916 में जो है एक सम्मेलन था, उसमें एक व्यक्ति इनको मिले जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। इन्होंने जो है इन गांधी जी को आमंत्रित किया, कहां पर, कहां पर, बिहार में। बिहार में एक जगह है चंपारण, कहां पर, चंपारण। एक्चुअली चंपारण में क्या था, वहां पर 3 कठिया प्रणाली चलती थी। 3 कठिया का मतलब होता है बिहार में जो है यानी 20 बटे या आपका 3/20 यानी 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करनी होती थी। यानी अगर 20 बिस्से आपका खेत है तो उसमें से 3 बिस्से पर क्या करना है, नील की खेती जबरदस्ती करना है। ठीक है। तो इसी का विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया, कहां, बिहार, चंपारण में। इसी प्रकार से यानी भारत में उन्होंने पहला सत्याग्रह कहां पर किया था, चंपारण में, 1917 में। ठीक है। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है खेड़ा आंदोलन किया गया था। कौन सा, खेड़ा आंदोलन। कहां पर हुआ था, गुजरात में। इसी 1918 में अहमदाबाद मील आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। कौन सा, अहमदाबाद मील आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मील आंदोलन। इस खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। क्या है नारा, कोई बता सकता है? नेतृत्व नहीं तो कर नहीं। यानी इसमें गांधी जी ने लोगों से कर देने के लिए मना कर दिया था खेड़ा आंदोलन में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 1919 में आपको पता है 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट आया था और उसी रॉलेट एक्ट का विरोध किया था गांधी जी ने, और इसी का परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सुना है आप लोगों ने, 13th of April 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि इसी में गांधी जी ने 6 अप्रैल को जो है आंदोलन की शुरुआत की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काला कानून। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून उसको कहते हैं, है ना। उसके बाद 1920 में जो है 1920 में गांधी जी ने जो है एक तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, खिलाफत आंदोलन, और दूसरी तरफ जो है एक भारत में आंदोलन शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या है, ये आपको डाउट जरूर होगा। खिलाफत आंदोलन पता है सबको? नहीं पता है। खिलाफत आंदोलन उसको आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। याद है ना, पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो इस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से जो देश हार गए थे उनके ऊपर जुर्माना लगा था। इसी में शामिल था तुर्की। कौन? तुर्की। और तुर्की आपको पता है मुस्लिमों का एक बहुत ही खास देश है, क्योंकि उस समय जो खलीफा होता था वो कहां रहता था, तुर्की में रहता था। और द्वितीय इस आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, और इसी प्रतिबंध के खिलाफ ही पूरे विश्व में जो है आंदोलन चला था जिसको हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। और भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ये एक राजनीति थी। आपको पता है राजनीति में लोग एक हो जाते हैं, तो गांधी जी ने सोचा कि मुस्लिमों का थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद 1925 में आपको पता है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी पहली बार 1925 में। उसके बाद 1930 में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का गांधी जी ने नेतृत्व किया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा
आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 1935 में गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। क्या स्थापना हुआ था? हरिजन सेवक संघ की स्थापना। 1940 में 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में आपके जो है बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार पीसीएस का 30 तारीख को एग्जाम था ना, 30 नवंबर को। तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले तीसरे व्यक्ति कौन थे। क्वेश्चन हमेशा यहां पर ऐसे ही बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला व्यक्ति कौन शामिल था, तो विनोबा भावे शामिल थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। और ये उससे एक कदम और आगे बढ़ गया था। उसने कहा बताइए तीसरा व्यक्ति कौन शामिल था। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप सर्च करके लाएंगे कि हु वाज द थर्ड मैन हु पार्टिसिपेट इन द व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, राइट। यानी इसमें तीसरा व्यक्ति कौन था शामिल होने वाला। महात्मा गांधी ने तो इसको शुरू किया था, लेकिन पहला व्यक्ति विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा आपको आंसर यहां पर कल सर्च करके लाना है। लाएंगे ना? चलिए, उसके अलावा एक लास्ट आंदोलन गांधी जी ने किया था 1942 में, 1942 में, जिसको कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, महात्मा गांधी जी के दो अस्त्र हैं, नाम पता है आपको? सत्य और अहिंसा। क्या नाम है? सत्य और अहिंसा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को कौन से आंदोलन में छोड़ दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। क्यों छोड़ दिया था? तो उन्होंने इसमें एक नारा दिया था जिसका नाम था करो या मरो। अच्छा, करो या मरो को जब हम पढ़ते हैं तो आपको यह नहीं लगता कि यार कुछ भी करो, यही तो होता है ना। तो करो या मरो का मतलब है कुछ भी करो, लेकिन करो, वो चाहे हिंसा हो या अहिंसा हो, लेकिन करना है। यानी ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को क्या किया था? त्याग दिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को कौन से आंदोलन में छोड़ दिया था। तो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, 1948 में 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये पूरा इतिहास था महात्मा गांधी का, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बनेगा तो उनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई। उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी से और कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। एक आध दो इनकी पत्रिकाएं हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना? चलिए, तो क्लियर है सारी चीजें, बढ़ा जाए आगे। महात्मा गांधी क्लियर हो गए। चलिए, नोट कर लिया सारी चीजें आप लोगों ने? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? गुजरात। कल हमने चर्चा भी किया था, जहां पर आपका पुल टूट गया था गुजरात में, है ना। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में किस नदी पर बना हुआ पुल है, किस नदी पर निर्मित पुल जो है सस्पेंशन पुल टूट गया था? ठीक है, महानदी पर, मंचू नदी पर, धांधर नदी पर, या फिर पूर्णा नदी पर? आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एलिमिनेट भी कह सकते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन आंसर आप लोगों ने जो किया है क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी मंचू नदी। बिल्कुल सही आंसर है। अगर इस देखिए, नॉर्मली ज़्यादा पुल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा इस पुल का जो निर्माण है लगभग 1879 में किया गया था। ठीक है, 1879 में निर्माण किया गया था मंचू नदी पर अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, तो यहां पर तो आंसर हो गया मंचू नदी। लेकिन अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे काफ़ी सारी हमारे देश में नदियां हैं जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं हमेशा, और आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन भी उनसे बनते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर है। और ये हमारे देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों से गुजरने के बाद जब ये पहुंचती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। लेकिन जब ये और आगे जाती है और इसमें आके एक नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र, तब इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। क्लियर है ना? यानी पहले इसका नाम पद्मा होता है, यानी ये इधर से गंगा नदी आई है,
इधर से आपकी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ पर ये आई तो पद्मा हो गई, ये अरुणाचल प्रदेश से इधर आ रही है तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश पहुँचती है तो इसका नाम होता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। और जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मेघना। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया गंगा नदी के बारे में। इसी गंगा नदी पर आपका जो है एक डैम स्थित है, नाम बताएंगे? जल्दी से सोच के बताइए। इसी में आपका हुगली नदी है। हुगली नदी वेस्ट बंगाल की तरफ चली जाती है, यानी जब ये वेस्ट बंगाल पहुंचती है तो वेस्ट बंगाल से ये घूम जाती है हुगली नदी के रूप में, ठीक है। कहां पर चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा दूसरी नदी की बात करें तो अभी हाल ही में आपका पेट का एग्जाम हुआ था 15-16 तारीख को, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। यहीं पर अगर क्वेश्चन हो जाए बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तब क्या हो जाएगा आंसर? दामोदर नदी को कहते हैं। किसको? अब नहीं कहते हैं, क्योंकि अब इसको जो है व्यवस्थित कर लिया गया है, यानी अच्छे से इसको बना दिया गया है दामोदर नदी को, जिसकी वजह से इसमें कटाव अब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने एक देखा होगा चाइना की शोक जो है, चीन की शोक, चीन की शोक किस नदी को कहते हैं? वांगहो नदी को। किसको कहते हैं? ये कहते थे, अब नहीं कहते हैं, क्योंकि चाइना ने इस नदी को अब क्या कर लिया है? विकसित कर लिया है। उसके अलावा भारत की कौन सी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं? पूरब टू पश्चिम कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ये नदियां जो हैं भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी का मतलब समझते हैं? मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है, दोनों तरफ ये पहाड़ है, ठीक है, तो इन पहाड़ों के बीच से होकर इसको काट कर जाने वाली नदियों को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी, ठीक है। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती हैं, ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, यहां पर अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा है सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी है? गंगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बाहर से आने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी एक खास बात है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में जो है आसाम में, कहां पर? आसाम में जो है एक माजुली द्वीप है। इसी नदी में, नदी के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लिख लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और 15 और 16 तारीख को पेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो नाम है माजुली द्वीप। अभी आपका 16, 17, 18 तारीख को हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? नील नदी है। कहां पर है? मिस्र में है। कहां पर? मिस्र में है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो यांगसी नदी। कौन सी? यांगसी। कहां पर है? चीन में है। उसके अलावा दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो नाम है अमेजन रिवर। अमेजन कहां पर है? ब्राजील में है। कहां पर? ब्राजील में है अमेजन रिवर आपका। दुनिया की सबसे बड़ी चौड़ी नदी भी है, साथ ही साथ अमेजन जंगल भी है आपके ब्राजील में, है ना। उसके अलावा अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन और बनते हैं आपके एग्जाम में। पहला, आपने जब वर्ल्ड देखा होगा तो भारत ही नहीं पूरे विश्व की अगर यहाँ पे बात करें तो 3 रेखाएं होती हैं। एक होती है यहाँ पर आपका बीच में भूमध्य रेखा, इस तरफ 23.5 डिग्री पर आपका होता है कर्क रेखा, और यहाँ पर 23.5 डिग्री पे दक्षिण में होता है मकर रेखा। 3 रेखाएं होती हैं ना। इनमें से एक क्वेश्चन क्या बनता है कि कर्क रेखा को जो है 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो उसका नाम है, लिख लीजिएगा, माही नदी। कौन सी? माही नदी हमारे भारत में है, यानी इंडिया में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? उसका नाम है लिम्पोपो नदी। क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। ये कहां पर है आपका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके अलावा अगर 1-2 क्वेश्चन और बनता है, एक दक्षिण की गंगा, कौन सी?
दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा, दो आपके क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। आपके एग्जाम में दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, एक है दक्षिण की गंगा, एक है दक्षिण गंगा। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा जो दक्षिण गंगा है वो किस नदी को कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए? यमुना को। हाँ, किस नदी को कहते हैं बताइए? नर्मदा को, कावेरी, महानदी, गोदावरी, किस नदी को कहते हैं? तुक्का मारिए। गोदावरी को कहते हैं। देखिए दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण की गंगा जो है ये कावेरी नदी को कहते हैं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि नाम सेम है, सिर्फ की अंतर है। ठीक है, तो दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को और दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। उसके अलावा आपको पता है हमारे देश में 4 स्थलों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है ना? 4 जगहों पर। कौन कौन सी जगह है? प्रयाग, उसके अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अब अगर आपसे ये पूछें कि प्रयाग किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियों के किनारे आपका है संगम। ठीक है, जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। दूसरा है हरिद्वार, तो केवल गंगा नदी के किनारे है। तीसरा है नासिक, कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। और आपका चौथा है उज्जैन, कौन सा? शिप्रा नदी के किनारे। कौन सा? शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, यानी ये अगर इतने पॉइंट अगर आपको याद रहते हैं तो जियोग्राफी में आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, वो है नदियाँ। यानी नदियों से संबंधित आपके इसके बाहर क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप सभी लोग, नदियों से संबंधित जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, गंगा में कौन सा डैम बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है डैम, याद रखिएगा, फरक्का। कौन सा? फरक्का। ठीक है, फरक्का। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आपके जितनी नदियों से संबंधित पॉइंट बन सकते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। क्लियर हो गया सारी नदियों से संबंधित पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे चला जाए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आपका है 5 नवंबर 2022 में इंडिया फूड एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तुक्का मारिए, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। कहां पर? लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश में। कहां पर? यूपी। यूपी यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? लखनऊ। यानी इंडिया फूड एक्सपो 2022 का जो आयोजन है वो हुआ है लखनऊ में। अब अगर हम बात करें सबसे पहले तो लखनऊ की, तो उत्तर प्रदेश की है राजधानी। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यही लखनऊ जो आपका है, यहीं पर हमने कल भी आपको बताया था गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। बताया था ना कल हमने? आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। आम महोत्सव का आयोजन कहां पर? लखनऊ में। इसी आपके लखनऊ में जो है डिफेंस एक्सपो, कौन सा? डिफेंस एक्सपो 2021 का आयोजन किया गया था। 2022 में अभी हाल ही में जो है आयोजन किया गया है केवड़िया में, गुजरात में। ठीक है, कहां पर? 2022 का याद रखिएगा, कहां पर हुआ है? केवड़िया में, गुजरात। ये केवड़िया वही है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। केवड़िया का नाम क्या हो गया है? एकता नगर। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति है और इसका नाम बदलकर हो गया है एकता नगर, केवड़िया। यहीं पर आपका हुआ है 2022 का डिफेंस एक्सपो, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये जो हमारा यूपी है इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? अभी चुनाव हुआ था, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके अलावा विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? 100 है। उसके अलावा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। उसके अलावा आपके लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? 80 है। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा अगर करंट के पॉइंट की बात करें तो कल हमने कई सारे उत्सव आपको बताए थे,
आज उसको रिवाइज ना करें तो कोई दिक्कत नहीं ना, याद तो है ना। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर आपका, झांसी में मनाया गया था। काला नमक चावल कहाँ मनाया गया था, सिद्धार्थनगर में। केला महोत्सव कहाँ मनाया गया था, कुशीनगर में, ठीक है। उसके अलावा आपका बांसुरी महोत्सव, दुनिया की सबसे बड़ी बांसुरी का निर्माण किया गया था पीलीभीत में। कहाँ पर, पीलीभीत में। गंगा महोत्सव कहाँ मनाया गया था, वाराणसी में, अभी हमने बताया आपको। सतरंगी महोत्सव मनाया गया था योगी जी के शहर में, यानी गोरखपुर में, ठीक है। तो ये महोत्सव याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुके हैं। भारत का पहला राज्य है, या भारत में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा बन चुका है, उत्तर प्रदेश। 5 में से 3 हमें याद होना चाहिए, जरूरी है क्योंकि वो करंट में है। फिर भी हम 5 आपको बताएंगे। पहला एक है चौधरी चरण सिंह, कौन सा है, चौधरी चरण सिंह, कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, वाराणसी में है। उसके अलावा ये तो बात हो गई पुराने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। अब नए की अगर बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम याद रखिएगा, 2021 में पेट के एग्जाम में ये नाम पूछा गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नाम पूछा गया था, याद रखिएगा, क्योंकि नाम काफी बड़ा है और इसमें से एक भी वर्ड गायब करके वो नाम पूछ सकते हैं। 2021 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोध्या में अभी हाल ही में किस इंटरनेशनल हवाई अड्डे की शुरुआत की गई है, तो नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर, अयोध्या में। उसके अलावा चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है कुशीनगर में, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और 5वां आपका बना है हिंडन एयरबेस, कहाँ पर, हिंडन, या फिर आप लिख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में या नोएडा में, ठीक है। कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में। तो कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं, 5। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 5 शहरों में मेट्रो का संचालन होता है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में क्या होता है, मेट्रो का संचालन। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 5 शहरों में मेट्रो का संचालन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 5 शहरों में। उसके अलावा अभी हाल ही में जो है हमारे देश में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। 3 एक्सप्रेसवे, एक आपका है गंगा एक्सप्रेसवे, दूसरा है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और तीसरा है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसकी जो लंबाई है लगभग 594 किलोमीटर है। कितनी, 594 किलोमीटर है। पूर्वांचल जो आपका एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है ना, इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 341 किलोमीटर। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो आपका है ये 294 किलोमीटर इसकी लंबाई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जो आपकी मेरठ से लेकर के इलाहाबाद तक आती है। कहाँ तक, मेरठ से इलाहाबाद तक, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप 341, ठीक है, 341 किलोमीटर। ये आपका जो है गंगा जो एक्सप्रेसवे है ये आपका मेरठ से इलाहाबाद है, याद रखिएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो आपकी बनी है अभी हाल ही में, ये मैनपुरी से चित्रकूट तक के लिए बनी है, ठीक है, मैनपुरी से चित्रकूट तक के लिए। तो ये तो बात हो गई हमारे देश में परिवहन से संबंधित जो करंट अफेयर आपके हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर बात करें हमारे देश में कई सारे अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कोविड वैक्सीनेशन करने का काम किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, कहाँ पर, मेरठ में किया गया है, ठीक है। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, याद रखिएगा, मेरठ में। हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक हिस्ट्री में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है गदर पार्टी। नाम सुना है ना। तो उस गदर पार्टी जो आपकी स्थापना 1913 में की गई थी, 1913 में जिसकी स्थापना की गई थी गदर पार्टी की, उन्हीं गदर पार्टी के एक मेंबर थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जो है एक अस्थायी निर्वासित सरकार का गठन किया गया था। अस्थायी निर्वासित सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। कहाँ पर, अफगानिस्तान में। लिख लीजिएगा इसको, कहाँ पर, अफगानिस्तान में।
ठीक है, अफगानिस्तान में। तो ये सारे पॉइंट हैं हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी आपको याद रखना चाहिए। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतना विशाल है। बलिया जो है इसका सबसे पूर्वी पॉइंट है। पश्चिम में कौन सा है इसका, बताइए। सबसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सिटी है कौन सा है, सहारनपुर नहीं है, मथुरा है। कौन सा है, मथुरा है। सहारनपुर सबसे उत्तरी है। और सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो सोनभद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो 4 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से, एमपी को टच करता है, झारखंड को टच करता है, छत्तीसगढ़ को टच करता है और बिहार को। 4 राज्यों को टच करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र है। सबसे ज़्यादा दूसरे राज्य से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा ललितपुर है। कौन सा, ललितपुर। आपने देखा होगा मैप में ऐसे लटका हुआ है, ये आपका जो है ऐसे इस तरह से लटका हुआ है। एक प्रकार से ये पूरा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंडर में आता है। ठीक है, 3 तरफ से वो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों से घिरा हुआ है। 4 राज्यों को टच करता है कौन सा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा एक प्रकार से जिलों को टच करने वाला राज्य कौन सा है, तो नाम है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को टच करता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, यूपी स्पेशल से संबंधित पॉइंट है। ठीक है, चलिए, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई इस क्वेश्चन से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, हाँ पक्का। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 16 से 18 फरवरी 2023 को जो है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, कुछ मिस हो गया है, इसको छोड़ देते हैं, जस्ट लीव दैट, कोई पॉइंट गायब हो गया। चलिए आते हैं चुनाव पर। क्या है कि 3 नवंबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव, गुजरात में भी चुनाव हुआ था, है ना, 2022 के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। और इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कितने स्टेटमेंट हैं आपके, 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आपके दिए गए हैं और इनमें से ये आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। पहला क्या है, इस 3 चरणों में आयोजित किया गया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है, 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट है। आंसर क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का, यहाँ पर जो चुनाव हुआ है ये 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में, 2 चरणों में। एक आपका हुआ था 1 दिसंबर को और दूसरा हुआ था 5 दिसंबर को। 2 चरणों में चुनाव कराया गया था। और इस प्रकार से आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। दूसरा हमने कल भी बताया था, बिहार आपके गुजरात में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 182 है। और इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो की पॉइंट है यहाँ पर है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में क्या हो गया। ठीक है, केवल दूसरा आपका यहाँ पर सही है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें 182 सीटें थी टोटल, इसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं, 156 सीटें। कितने, 156 सीटें। ऐतिहासिक विजय हासिल किया है बीजेपी ने यहाँ पर गुजरात में। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही है, कांग्रेस, जो लास्ट ईयर यानी अगले बार जब चुनाव हुआ तो 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, इस बार केवल 17 सीटें। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर रही है आम आदमी पार्टी, 5 सीटें। कितनी, 5 सीटें। अब बची कितनी सीटें इसमें टोटल, कितनी हो गई, लगभग कितना हो गया आपका 73 हो गया और ये 5 हो गया 78। यानी अन्य जो आपके हैं इनको कितनी सीटें मिली थी, 4 सीटें। ये टोटल आंकड़ा है 182 सीटों का जो गुजरात में इस बार चुनाव हुए थे। ठीक है, और यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं, भूपेंद्र पटेल। कौन बन चुका है, इसके पहले भी यही थे और दोबारा फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके अलावा गुजरात के अलावा कई जगह अन्य चुनाव हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव हुआ ही था। हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी थी, 68। ठीक है, और यहाँ पर इस समय जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए आप लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम भी है उनका, बताइए जल्दी से नाम बताइए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो इसके पहले आपका पंजाब में चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री कौन थे, भगवंत मान। कौन थे, उसके पहले जो आपका उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। उसके पहले आपका महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ
शिंदे, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है। यानी मुख्यमंत्री पहले उद्धव ठाकरे थे, बाद में उनका दल टूट गया था और फिर से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ अलायंस करके यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में 30 तारीख को पूछा गया था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो हैं 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने अभी हाल ही में ग्रहण किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 20वें मुख्यमंत्री के रूप में, बीपीएससी 30 तारीख का जो पेपर है, ठीक है। तो कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे बने हैं। उसके अलावा इसी के पहले जो है आपका तमिलनाडु में चुनाव हुआ था, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टैलिन। कौन है? MK स्टैलिन है। उसके पहले बगल में ही केरल है, वहीं पर चुनाव हुआ था, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। इसी साथ में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, यहीं पर गोवा में चुनाव हुआ था, गोवा में, यहाँ पर फिर से बीजेपी ने सरकार बनाई। यहाँ पर कौन है इस समय? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? गोवा के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा बंगाल में, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ था और यहाँ फिर से मुख्यमंत्री कौन बन गई? ममता दीदी, है ना। उसके अलावा आपका आसाम में चुनाव हुआ था, आसाम में मुख्यमंत्री कौन बना है? हेमंत विश्व शर्मा। कौन बना है? हेमंत विश्व शर्मा। इन्हें पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाता है। किसको? हेमंत विश्व शर्मा को, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्टेट हैं जहां पर अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश में आपका सत्ता परिवर्तन हुआ था, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धोखा दे दिया, बीच में सरकार टूट गई और मुख्यमंत्री फिर से कौन बन गए? मामा जी, शिवराज सिंह चौहान, है ना। तो ये सारे नए नए, देखिए हमेशा मुख्यमंत्री या राज्य, उनकी सीटें तभी चर्चा में होती हैं जब वहाँ पर चुनाव होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि हम पूरे 28 राज्य, सभी यूनियन टेरिटरी के सभी मुख्यमंत्री, गवर्नर का नाम याद करके रख लें तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमेशा वो चीज़ें पढ़िए जो आपके काम आने वाली हैं, दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत दीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं हम इतना पढ़ते हैं, कुछ होता ही नहीं है। उसका रीज़न यही है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पर केवल दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आसाम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय में, ठीक है। पूर्वोत्तर का मतलब समझते हैं ना। पूर्वोत्तर का मतलब, जैसे मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा मैप नहीं बनेगा हमसे, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मान लीजिए जैसे अगर ये आपका हो गया, नेपाल कट गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पर भूटान कट गया, ऐसा ही कुछ बनेगा, हंसिएगा नहीं, ठीक है। जैसा भी बन जाएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसा भी बन गया जाने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। ऐसा ही समझिए, ये आपका क्या है? पूर्वोत्तर। क्या है? पूर्वोत्तर। इसी में 7 सिस्टर्स इनको कहते हैं, जो 7 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये आपका बना है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है, ये कौन सा है? ये चर्चा में भी है वर्तमान में। अभी हाल ही में तवांग में चाइना के सैनिकों को बहुत अच्छे से मारा था भारतीय सैनिकों ने, जब तक भाग नहीं गए, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। उसके अलावा यही अरुणाचल प्रदेश को अभी हाल ही में चाइना ने जो है अपने मैप में इसको राज्य के रूप में दिखाया है कि अरुणाचल प्रदेश किसका है? हमारा है। किसने दिखाया है? चाइना ने। यहीं पर आपका तवांग डिस्प्यूट लिख लीजिएगा, तवांग डिस्प्यूट, तवांग विवाद कहाँ पर है? चाइना में है। इसी चाइना में हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में जो है सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। कौन सा? शेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यहीं आपका अरुणाचल प्रदेश में ही संजय दत्त को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? संजय दत्त को बनाया है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य, यानी भारत का सबसे पूरब में राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगर ये कहा जाए सूर्य किधर से निकलता है? पूरब से। या भारत में ये पूछा जाए सबसे पहले सूर्य कौन से राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए, सबसे पहले सुबह कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश में होती है, ठीक है, सबसे पहले सुबह। यहीं आपके अरुणाचल प्रदेश में जो है परशुराम कुंड की स्थापना की गई है। क्या? परशुराम
कुंड की जो है स्थापना की गई है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित पॉइंट हैं, 4-6 पॉइंट हैं, याद रखिएगा। इसी अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, पक्का नेशनल पार्क है। नाम क्या है, पक्का नेशनल पार्क। ये चर्चा में इस वजह से भी रहा है क्योंकि पहली बार कैबिनेट की जो मीटिंग है उसका आयोजन इसी पक्का नेशनल पार्क में किया गया था, ठीक है, अभी कुछ महीने पहले। तो इस वजह से ये अरुणाचल प्रदेश का पक्का नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो ये थे आज के सारे पॉइंट। हमें लगता है टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप लोग भी सोच रहे होंगे सर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, देखिए हमारा प्रयास सिर्फ इतना रहता है कि क्वेश्चन या टाइम हम लोगों के पास भले कम है, लेकिन इस टाइम पीरियड में इतने में ही हम इतनी चीज़ों को समझ लेंगे कि आपके एग्ज़ाम में अगर उस पॉइंट से कभी क्वेश्चन आते हैं तो उसके बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए ठीक है, क्लास को ख़त्म करते हैं फिर यहीं पर।